हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आर्ट्स ग्रुप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये होगा सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 में भी 50 क्वेश्चन देखे थे। आज के क्वेश्चन जो होंगे ये और भी इंपॉर्टेंट होंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस सेक्शन में किससे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। उससे पहले मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब भी आर्ट्स ग्रुप की बात आती है पेपर 2 का सेकंड सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चंस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी और साथ ही साथ साइकोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन 4 सेक्शन से। ये जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग 35 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन जो होते हैं 8 to 10 यहां से और 5 से 10 क्वेश्चन, कभी कभार 5 से 8 क्वेश्चन जो है आपको इस सेक्शन से देखने को मिलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करेंगे आज के सेट की। भारत में वृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है, सबसे व्यापक उद्योग है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा उद्योग, लोहा या इस्पात उद्योग या कागज उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा कपड़ा उद्योग। बट कौन सा, सूती या ऊनी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये सबसे पुराना भी है, माना जाता है कि ये भारत में लगभग हजारों साल से ये इस सबसे पुराना उद्योग है, कपड़ों की बुनाई, कपड़ों का निर्माण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पेड बैच से ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसकी डेमो क्लासेस देकर हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर आप उसको बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर बाय नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप onlineprep.co.in पर जाकर आप इसको विजिट करके डेमो देखकर आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर या आगस्ट काम्ते? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहां पर आप मोस्टली बहुत सारे, जब जनक या पिता कहा जाता है विषयों को, क्षेत्र को लेकर, तो सुकरात आपको ज्यादा कई कई ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, क्लासेस में पढ़ाया गया है। लेकिन जब समाज शास्त्र की बात आएगी, सोशोलॉजी की बात आएगी, तो फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्त काम्ते को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि? अब ये इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोहरी अर्थव्यवस्था क्यों मानी जाती है। यहां उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है, यानी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, या यहां पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र हैं, दोनों है, या यह देश लोहा और इस्पात दोनों का निर्यात और आयात करता है, या इनमें से कोई नहीं। जब भी अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बहुत प्रमुख रोल होता है। इंडियन के प्रोडक्शन अगर आप देखें, यहां पर इंडियन के इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है उसमें दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, परंपरागत और आधुनिक, और इसलिए इसे दोहरी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ट्रेजरी बिल या सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भी आपका इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सार्वजनिक उपक्रमों के जो शेयर हैं वो, इसका भुगतान जो है वो सरकार यानी गवर्नमेंट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मार्गों में से किसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है, और सिल्क मार्ग है क्या? आप ऐसे भी आपको अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में सिल्क रूट का बहुत ही जिक्र है। सिल्क रूट क्या है? तो बेसिकली सिल्क रूट अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये गांधार से काबुल तक का मार्ग है, या तक्षशिला से सिरकप तक का मार्ग है, या चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग है। तो जहां पर हम लोग थे क्वेश्चन, जहां पर भी आपको ये दिखेगा चीन को रोमन साम्राज्य से, अब अगर यहां पर आप देखें तो चाइना रीजन जो है, चाइना से ये रोमन साम्राज्य के बीच में ये जो रूट गए हैं, रास्ते गए हैं, ये सिल्क रूट के नाम से जाने जाते हैं, और ये मध्य एशियाई यानी एशिया में ये मार्ग पड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हम लोगों का ऑनलाइन प्रेप का, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स, क्लासेस, नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एक बार जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन है, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता डैश।
अब ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, जब भी मोड़ पर सीमांत उपयोगिता, और ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बेनिफिट मिलता है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप इजीली कर भी पाएंगे। तो वो अधिकतम होती है, मोड़ पर जो है सीमांत उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, यदि एक सीधी मांग रेखा में जो डिमांड है, डिमांड लाइन, एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है, यहां पे मांग की बात होगी, ये जो यहां पे इंस्ट्रक्शंस है ये अलग है, लेकिन कुछ इस प्रकार से वो ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर डैश होगा, एक होगी, भिन्न होगी, या तो एक होगी या भिन्न होगी, या स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा कि भिन्न होगी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन व्यापारियों का, यानी गुप्त काल में व्यापारियों का एक संगठन था जो बैंकों का कार्य करती थी, यानी ये संगठन, ये समूह एक समिति के रूप में थी जो बैंकों का कार्य करती थी। उन्हें कहा जाता था उस समय, यानी गुप्ता पीरियड में उन्हें क्या कहा जाता था? गिल्ड, निगम, खनिज या सार्थ? तो खनिज तो नहीं कहा जाता था। अब इन तीन में से ही कोई राइट आंसर होगा। आप सभी लोग गेस कर पाएंगे, गेस कर सकते हैं। राइट आंसर निगम होगा। और निगम जो है ये एक तरीके से एक संस्था के रूप में, एक संगठन के रूप में था जो व्यापारियों और जो उस समय के जो अलग अलग उद्योग करते थे उनका एक समूह था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी। अब ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो उस समय जो था शाही वंश, हिंदू शाही वंश था, उसकी राजधानी जो थी वो वहिंद थी, और वहिंद में ही युद्ध भी हुआ था महमूद गजनवी से। राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है? अब एग्जाम में आपके कभी कभी ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागभट्ट द्वितीय पहले तो है कौन, साथ ही साथ आपके एग्जाम में आप ऑप्शन देखिए, यहां पे लिखा है कि इसके संदर्भ में जो कथन या तथ्य सही नहीं है। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में आप सभी लोग जल्दी से बताएं कि नागभट्ट द्वितीय जो है, अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये जो है हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसके संदर्भ में बात देखते हैं कौन सी सही है। तो ये वत्सराज का पुत्र था और इसकी माता का नाम सुंदर देवी था, ये बात सत्य है। यहां पे हमें वो जो सत्य नहीं है उसे टिक करना है। इसने 810 ईस्वी में गोविंद तृतीय को पराजित किया था। उसके बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा, यह भी सत्य है। उसने पाल सम्राट धर्मपाल को पराजित किया था, यानी नागभट्ट द्वितीय ने। ये बात, ये ए सी डी तो सही है, लेकिन बी जो है ये इससे लागू नहीं होती है, क्योंकि गोविंद तृतीय जो था इसको देवपाल ने हराया था, ना कि नागभट्ट ने, और ये दूसरे वंश का शासक था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब यहां पर जब आपको इसकी समझ होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? आर्थिक लागत, और इसके दो नाम हैं, इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे मौद्रिक, या अब अगर मैंने ये बता दिया तो इससे आंसर ही मिल गया। किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? तो मौद्रिक लागत को ही आर्थिक लागत के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। अब ये कोटेशन किसका है? ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री का है? ये भी इकोनॉमिक्स से एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वेरी वेरी रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिकार्डो का ये कथन है, और जिसने अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक अपनी कोटेशन दी है जिसमें लगान या अनाज के मूल्य से संबंधित बातें हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 63rd है, ब्रेटन वुड्स जो है ये व्यवस्था थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है? इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या ये स्वर्ण प्रमाप है, या लचीला विनिमय दर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या स्वर्ण विनिमय प्रमाप है? तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, ये जो ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। इसको जो किसी भी देश की मुद्रा को जो है गोल्ड के
तुलना में उसको मापा जाता है और उसको तय किया जाता है सोने के भाव से। सोने के भाव से डॉलर का तय करना जो है ये ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था है, जो कि यूएसए जो है ये इसको अप्लाई करता है और फिर इसी के अकॉर्डिंग वो अन्य देशों की मुद्रा का भी मूल्यांकन करता है। और ये कुछ समय तक वहां पे लागू थी व्यवस्था, लेकिन ये व्यवस्था वहीं पर जन्मी है, उसका जो विकास है वहीं पर हुआ है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही प्रथमा बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रथमा बैंक से पूछ दिया जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रथम क्षेत्रीय बैंक की बात की गई है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, हिंट में दूं तो 2 अक्टूबर है। अब ईयर आपको बताना है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से गेस करें तो वो 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट डेट जो है वो 2 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो आप सभी को पता है कि नंबर 1 पे सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। तो यहां पे सबसे अधिक पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, जो नमी, जिन पवनों में, जिन हवाओं में नमी रहती है वो बहती हैं स्थल से, यानी भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर या घाटी से मैदान की ओर। ये ज्योग्राफी का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जब लौटता मानसून का मतलब क्या है, जैसे हम इंडिया का मैप एक बना लें, तो अगर यहां से जब मानसून आता है, प्रवेश करता है केरल से, तो ये क्या है, ये मानसून आना कहलाता है। लौटने का मतलब अब यही जो है, जो हिमालय है उससे टकरा कर जब ये लौटता है अक्टूबर नवंबर में, तो यह स्थल से यानी कि भूमि से, जमीन से अब ये समुद्र की ओर जा रहा है। तो यही आप अगर इतना ध्यान देंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे आंसर की। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान जो है उसको उड़ाने के लिए आदर्श है, यानी वो स्थिति इसके लिए ज्यादा सही होती है। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग सेक्शन में, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या शोभ मंडल। तो देखिए शोभ मंडल नहीं होगा, शोभ मंडल सबसे बाहरी जो है वो लेयर, जो इसकी स्तर है इसको कहा जाता है सबसे बाहरी। फिर अगर नीचे से हम देखें तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। अब यहां पर जो सबसे आदर्श स्थिति है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि जो आपके जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो इससे नीचे होती हैं, जैसे बादलों का, बारिश का, इन सब चीजों का प्रभाव जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है, क्षोभ मंडल में ही रहता है। उसके ऊपर जो है वो इस तरीके के तापमान परिवर्तन नहीं होते, तो इसको आदर्श स्थिति कहा जाता है वायुयान उड़ाने की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, भूमि एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। एक सकरी पट्टी जो हो वो बड़े भूखंड को जोड़े, अगर श्रीलंका को हम ऐसे समझ लें थोड़े समय के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, खाड़ी, द्वीप, जल संधि या भूसंधि। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करेंगे, इजी सा आंसर है। और आप इसको कैसे जानेंगे कि भूसंधि है, खाड़ी है। खाड़ी देखिए, जल संधि जब जलों का वो हो, और इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो ये हम जानेंगे इसको, अगर हम इस क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो वो भूसंधि होगा, बट इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो जल डमरू मध्यस्थल के नाम से जाना जाता है। वो स्थान जहां पर दो देशों या दो बड़े भूखंडों के बीच एक पतली सकरी भूमि जो है वो जुड़ती हो, तो इसलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी को। बट अगर यहां पर स्थल डमरू मध्य लिखा हो तो वो भी सही आंसर होगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। व्हाट, और ये जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो प्रमुख लक्षण जो है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको बताना है। एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ न होना, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें या एक केंद्रीय शासन हो। अब इसमें जो है संघात्मक की बात होती है, राज्यों का संघ होना, यानी एक राज्य, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें, फिर उसके ऊपर एक सरकार हो, तो ये संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। अब इसमें जो है
इसमें जो प्रमुख विशेषता है वो है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारों का होना। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए? अब जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको इंग्लिश में डीपीएसपीज के नाम से जाना जाता है, ये किसके लिए है? बेसिकली इसका सेंस जो बनेगा वो सरकारों के लिए, जो भी सरकार जिस भी स्तर पे हो उसको निर्देश देने के लिए, एक गाइड करने के लिए ये संविधान में जोड़ा गया है कि सरकार का जो हो उसका कार्य क्या हो, मुख्यतः उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए या उसके इंटेंशंस कैसे होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो हमारे शासन प्रणाली है, संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका है उसकी वास्तविक शक्तियां किसके अंतर्गत हैं, जिसको हम सरकार कहते हैं बेसिकली? तो वो है मंत्री परिषद के अंतर्गत। मंत्री परिषद सभी मंत्री प्लस इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, और इसी का एक रूप है, इसका छोटा रूप है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद जो है वो बड़े अधिक सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद बनता है, और उनमें जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जो प्रमुख मंत्रालय वाले, वो मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो ये जो है इनकी जो सारी शक्तियां हैं वो इन्हीं में निहित होती हैं। और जब हम सरकार शब्द का यूज करते हैं तो बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए करते हैं जिनके पास प्रमुख कार्यालय और प्रमुख विभाग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम जो है यानी सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है, यानी 1955 में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? और इसको विलुप्त कर दिया गया या उस जो मौलिक अधिकारों का है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यानी मौलिक अधिकारों से इसको हटा दिया गया, क्योंकि मूल रूप से मौलिक अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे और संपत्ति का अधिकार हटा देने से ये 6 बचते हैं। तो ये कब किया गया? यहाँ पे बेसिकली किस संविधान संशोधन से किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन। और ये जो 44वें से क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको विधिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया। 300A में उसको रख दिया गया विधिक या कानूनी अधिकार। तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से हटाया गया, अब वो कानूनी अधिकार है, विधिक है, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा 44वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, राज्य सूची की किस विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डेप्थ से पूछा गया है। तो जो किसी भी राज्य सूची, जब 3 प्रकार की सूचियों की हम बात करते हैं पॉलिटी में, तो एक है पहली संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब यहां पर लिखा है कि राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार जो है वो वैसे तो केंद्रीय संसद को है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो वो राज्यसभा को इसका मुख्य रूप से अधिकार है। और इसकी बात जो है आर्टिकल 249 में इसको लेकर विशेष उपबंध दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? जो पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर, जो राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो किस सन में हुआ? तो वो 1956 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का वो अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी उसे न कोई ले सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, न वो किसी को दे सकता है, न वो ट्रांसफर कर सकता है, न उसे कोई छीन सकता है। ऐसा अधिकार क्या कहलाता है? सहज ही प्राप्त है, जो कि स्वतः ही उसे मिल जाता है, तो इसे कहते हैं हम प्राकृतिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग, ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है इसलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, इट्स कॉल्ड नेचुरल राइट्स। जो हमें नेचुरली मिलता है, हम जन्म से ही हमें वो अधिकार मिल जाता है, जैसे भोजन करने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार। तो ये जो है ये इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक आ जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये ऐसा नहीं है, ये राज्य या सरकारें तय करती हैं, आप जिस राज्य में हैं वो तय करता है। राजनीतिक अधिकार राजनीतिक रूप से, सामाजिक अधिकार हल अलग अलग जगहों के अलग अलग अधिकार होंगे, लेकिन ये मुख्य तौर पर हर जगह समान रूप से होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ये इन दिए गए ऑप्शंस में से वो ऐसा व्यक्ति है जो न ही सदस्य, न वो लोकसभा का है, न राज्यसभा का है, बट फिर भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे उसका अधिकार है। वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये व्यक्ति जो है ये क्या करेगा, ये कानूनी ज्ञाता व्यक्ति होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये जो है ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही लोकपाल, लोकायुक्त या लोक आयुक्त से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही है कि किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो, उसके लिए इसको स्थापित किया गया, इस कंसेप्ट को लाया गया। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनमें ये बाध्यता नहीं है कि सरकार उसको सशब्द माने, यानी संविधान के बाकी अनुच्छेदों की तरह। यहां पे उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चाहें तो उससे संबंधित कोई नीति, कोई योजना लागू करें। लेकिन इसको बाध्य कौन कर सकता है? क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? अगर कानून में नहीं दिया है तो न्यायालय भी नहीं कर सकता, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। संसद कर सकती है। तो ये संसद वो खुद करेगी, वो बाध्य कैसे कर सकती है? खुद ही सरकार में है। क्या विपक्ष बाध्य कर सकता है? सबसे अधिक जो कोई बाध्य कर सकता है तो वो मतदाता है, वोटर है। जैसे आप देखते हैं कि आप बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करती हैं सरकारें, तो आप बाध्य कर सकते हैं कि उन्हें ना वोट देकर किसी और को वोट दें, तो वो उन चीजों को, उन सिद्धांतों को मानेंगे और उनका इंप्लीमेंट करेंगे। और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला है, उन तत्वों में से कौन सा तत्व जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी इन दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो डीपीएसपी ना होकर वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है? तो हमने फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ा है और देखते ही आंसर आप बता देंगे कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बच्चों के लिए, वो, और जो कि आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया शिक्षा का अधिकार जो है, और इससे ये है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से है? और यहां पर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य इच्छा का वास्तविक अर्थ क्या है या शाब्दिक अर्थ क्या है? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक जो सामान्य इच्छा है उसका वास्तविक अर्थ है वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, यानी ऐसे डिसीजन जो हो जो समस्त समुदाय लोगों के हित में हो, जैसे युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये एक प्रकार का सब्जेक्टिव टॉपिक है। तो डिसीजन ये सोच के लिया जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, ये हित में है लोगों के या नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ये इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़े हैं इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट आर? तो पहले कितने एलिमेंट होते हैं किसी भी राज्य को कहलाने के लिए? उसके पास मुख्य रूप से 4 तत्व होने चाहिए। उन 4 तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं? पहले कि उनकी एक पॉपुलेशन हो, यानी जनसंख्या हो, हिंदी में लिख दे रहा हूं। दूसरा, उनका एक निर्धारित क्षेत्र हो, सीमा हो, क्षेत्र या सीमा निर्धारित हो। उसके बाद आता है शासन, कोई उस पर शासन कर रहा हो और वो शासन में संप्रभुता हो, यानी कि वो स्वयं सारे अपने डिसीजन ले, कोई और उसको ना चलाए, यानी प्रभु सत्ता या संप्रभुता हो। अगर ये 4 चीजें, 4 तत्व दिखते हैं तभी किसी भी
क्षेत्र को हम राज्य का दर्जा देते हैं। तो राइट आंसर इसमें आपको तत्व पूछा है वो 4 हैं और चारों तत्व इस प्रकार से हैं, पॉपुलेशन, स्पेसिफिक रीजन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। अगला है रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये किसका कथन है, किस विचारक का है? ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पिछले सेट में भी था आई थिंक। तो ये एक समाजशास्त्री है माइकावर पेज, और इन माइकावर की ये जो है ये कोटेशन बहुत पॉपुलर है, इसलिए बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। यानी स्वतंत्रता और समानता एक साथ चलती हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के ये विरोधी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हर्बर्ट डीन का कोटेशन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया था। यानी कुछ राज्य ऐसे होते थे जो अपनी चीजें अनिवार्य रूप से लागू करते थे, कुछ ऐच्छिक। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का जो भेद है वो समाप्त हो गया अब, तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये किससे संबंधित है? यानी ऐसे राज्य जो हैं जो अनिवार्य रूप से सभी कार्य करते हैं अपने लोगों के लिए या अपने नागरिकों के लिए, वो कहलाता है लोक कल्याणकारी राज्य। उसको वेलफेयर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर हमारा देश हमारे लिए नई नई योजनाएं, हमारे विकास के लिए योजनाएं, हमारे विकास के लिए सहायता करता है तो वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी इसके प्रकार थे पहले, इस तरीके से अलग अलग जो है साम्यवादी राज्य, फिर उसके बाद समाजवादी राज्य, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वर्तमान में सभी देश जो हैं इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? फासिस्ट जो है, फासिज्म जो है उसमें क्या पाया जाता है? बेसिकली यहाँ जोर जबरदस्ती से शासन किया जाता है। तो ये क्या प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाज का पोषक है या अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत बिल्कुल नहीं है, समाजवाद का ये पोषक भी नहीं है। ये राज्य को साधन न मानकर ये राज्य को साध्य मानता है कि राज्य एक साध्य है, यही उसका प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। बल्कि ये जो इसमें जो कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो उसकी विशेषताओं में ये है कि ये प्रजातंत्र के विरोधी हैं, ये लोकतंत्र का ढांचा नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र का विरोध करके। फांसीवाद का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी विचारधारा जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जोर जबरदस्ती से किसी भी निर्धारित क्षेत्र पर शासन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वो समाज शोषण मुक्त होगा कहलाता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये जानना है कि समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, तो वो इसकी डेफिनेशन ही है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, किसी के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी और वो समाज शोषण मुक्त होगा। ऐसी कल्पना जो है समाजवाद के अंतर्गत, समाजवाद यानी सोशलिज्म के अंतर्गत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कुल मुख्य अंगों की बात की जाए तो वो हैं 6। अगर इंग्लिश में देखें तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट और द ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ये टोटल हो जाते हैं 6 अंग, यानी टोटल जो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन जो है वो 6 है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? अब एग्जाम में कभी कभी उल जलूल क्वेश्चन भी आता है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी लिखी जॉन लॉक ने? तो वो लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पे, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर कर दिया, या हॉब्स की जो है वो सबसे पॉपुलर या वर्ल्ड फेमस बुक कौन सी है? तो वो आप ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। तो उसकी हॉब्स की उस बुक का नाम है लेवियाथन, जो कि जिसने उसको अमर कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन सी है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? तो बेसिकली राजा को जो है एक रूप माना जाता है जो मनु ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजा जो है वो ईश्वर के अधीन है और ईश्वर के ही वो आदेश पे कार्य करता है, कुछ इस सेंस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था। जो मौलिक कर्तव्यों में हमें जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को, पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल रूप से, तो उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। और ये जो संविधान संशोधन था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी को जो है आप जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, क्योंकि 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे एक ही साथ। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है। आप संघात्मक यानी फेडरल आप देखते हैं कैसे संघात्मक है हमारे भारत की शासन प्रणाली। यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, संविधान लिखित है इसलिए, या संविधान लिखित होकर भी संघात्मक नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नहीं होगा क्योंकि प्रमुख कारण में बताना है। संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है या शक्तियों का विभाजन किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसीलिए जो है ये संघात्मक शासन प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। शांति संधि से पूर्व, यहां पे शांति संधि से पूर्व यानी पहले प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ डैश की। अब चर्चा की, मंत्रणा की, बैठक की या वार्ता की। तो अब यहां पर आपकी समझ जो है वो आप गेस करिए कि क्या होगा सही जवाब। मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको। चर्चा जो है वो सामान्य बातचीत को चर्चा का नाम दिया जाता है। बैठक जो है वो सामान्य भी हो सकती है यानी औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकती है। वार्ता जो होती है वहां पर क्या होता है कि दो लोग बैठकर बातचीत करते हैं या ऑफिशियल होती है। मंत्रणा जो होती है वो सलाह होती है, जब प्रधानमंत्री जो है किसी भी प्रस्ताव के लिए सलाह लेते हैं या कुछ ऐसा सबका ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है, सबके राय मशवरा करते हैं, तो ये मंत्रणा कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काव्य पाठ के दो पक्ष होते हैं। काव्य पाठ यानी कविता पाठ को उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, उसके दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये आपको हिंदी के क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, हिंदी में मैंने खुद सॉल्व कराया है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का, तो इसलिए क्या है ये कंठ, इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। अगला है, दीज मैंगोज आर रोटन थ्रो डैश अवे। ये जो मैंगोज हैं, ये जो आम है, ये सड़ गए हैं, इनको फेंक दो बाहर। अब यहां पर क्या यूज होगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में, दे, दैट, दोज, देम। अब यहां पर दीज यूज हुआ है तो यहां पर हम इन्हें फेंक दो तो उसके लिए देम यूज होगा, इन्हें फेंक दो, देम होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपके लिटरेचर से भी क्वेश्चन 2-4 बन सकते हैं। लिटरेचर यानी साहित्य से पुस्तकें, लेखक, कोई पात्र, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वी इंजॉय डैश ऑन द रिवर, हमने इंजॉय किया रिवर पे, नदी पे। वी इंजॉय अवर सेल्फ, खुद से जो है, आर सेल्फ जो है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग आंसर करिए क्या होगा राइट आंसर। एडजेक्टिव ऑफ बॉडी को हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरल, बॉडीली या कॉर्पोरियल। व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। अगर इसको हिंदी में समझे तो एडजेक्टिव ऑफ बॉडी का मतलब है शरीर का जो है विशेषण क्या होता है, शरीर का विशेषण क्या है, तो उसको इंग्लिश में कॉर्पोरल, बॉडीली, कॉर्पोरियल, दोनों ये तीनों वर्ड यूज करते हैं, सोमैटिक भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। व्हाट इज योर स्कोर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस स्कोर से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप एग्जाम में कैसा और कितना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आई होप आपने क्लास को इन तक देखा होगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप कंटेंट और बाकी चीजें जो आपको इन्फॉर्म की गई थी उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।